नमस्कार दोस्तों। हाँ, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड सर आफ्टरनून। अच्छे हैं। आप कैसे हैं? हाँ, मैं भी बढ़िया हूँ। अभी तक तो अच्छे हैं। चले शुरू करें। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे आरक्षण और उसके विभिन्न पहलू। ये टॉपिक है आज का हमारे लिए, आरक्षण या रिजर्वेशन और उसके विभिन्न पहलू, डिफरेंट डायमेंशन क्या है आरक्षण के। तो इस टॉपिक पे आज बात होगी। अगेन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, हमेशा विवादित और चर्चित रहने वाला टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जो हमारे देश में यूनिवर्सल विवादित और चर्चित टॉपिक रहता है, हमेशा हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी होता है और इनफैक्ट हर चुनाव के लिए भी बड़ा उपयोगी होता है हमारे देश में। तो ऐसा नहीं है कि केवल हमारे लिए ही ये विवादित, चर्चित और उपयोगी है, बल्कि ये राजनेताओं के लिए भी उतना ही उपयोगी और चर्चित टॉपिक होता है। 2015 में जब बिहार में चुनाव हुए, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के नाम पे वोट मांगने और चुनाव लड़ने की कोशिश करी, लेकिन आरएसएस के मुखिया का कुछ स्टेटमेंट आ गया, आरक्षण की समीक्षा की क्या तो, और महागठबंधन ने इतना बड़ा इशू बना दिया इसे बिहार में कि महागठबंधन था उस समय या जो भी, तो इतना बड़ा इशू बना दिया कि बीजेपी आएगी, एनडीए आएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। और सारा चुनाव देखिए आप, केवल आरक्षण के मुद्दे पे ही हो गया बिहार का जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ। तो आज तक हमारे देश में 70 साल बाद भी इतना बड़ा इशू है कि पूरे चुनाव, पूरे इलेक्शन को ये प्रभावित करता है। हर 2-4-10 दिन में कुछ ना कुछ ऐसे इशू हो ही जाते हैं कि ये मुद्दा चर्चा में हमेशा बना रहता है। एवरग्रीन इसे कहा जाए कि मुद्दा है। ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है, बहुत सारे एंगल, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। टॉपिक का नाम ही है उसके विभिन्न पहलू। सो हम जैसा अब तक करते आए हैं कि बहुत संक्षेप में एक फॉर्मेट हम आपको बता देंगे इस पूरे टॉपिक का, ओवरऑल एक व्यू, एक आइडिया दे देंगे इस टॉपिक का। डिटेल डिस्कशन तो संभव नहीं होता हम लोगों के लिए, चूँकि कम समय में बहुत सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं। मेरा प्रयास हमेशा की तरह यही होगा कि सारे डायमेंशन, सारे एंगल मैं बता दूं आपको रिजर्वेशन से जुड़े हुए, डिटेल उनका फिर आप ने पढ़ा भी होगा, और कुछ अगर नहीं पढ़ा तो वो फिर आप पढ़ भी लेंगे, लेकिन डायमेंशन मैं बता दूंगा कि क्या क्या चीज़ें जो आपको इस टॉपिक में ध्यान में रखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जो मुद्दे इसमें होंगे। तो जैसा हमेशा से मैं शुरू करता हूँ डेमोक्रेसी या लोकतंत्र से, जितने इशू हम पढ़ रहे हैं घूम फिर के ये उसी डेमोक्रेसी या लोकतंत्र से जुड़े हुए इशू हैं। आज का इशू भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी या लोकतंत्र से जुड़ा है। सो थोड़ा सा सबसे पहले लोकतंत्र, उसकी विशेषताएं,
उसके आयाम, डेमोक्रेसी के जो डिफरेंट डायमेंशन होते हैं, स्पेशली हम पढ़ते हैं कि केवल पॉलिटिकल डायमेंशन या राजनीतिक आयाम ही नहीं होता लोकतंत्र का, बल्कि उसके सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन या सामाजिक आर्थिक आयाम भी होते हैं। तो वहाँ से जुड़ा हुआ है ये मुद्दा। फिर उसके बाद राज्य के दो रूप होते हैं, एक नियामकीय राज्य, दूसरा लोक कल्याणकारी राज्य, रेगुलेटरी स्टेट और वेलफेयर स्टेट। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे देश में वेलफेयर स्टेट है और वहाँ से जुड़ा हुआ है मुद्दा रिजर्वेशन का। थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। तब उसके बाद फिर आरक्षण वाला मुद्दा, क्या है आरक्षण का मीनिंग, क्या है रिजर्वेशन का, क्यों ज़रूरत है रिजर्वेशन की हमें। तो मेनली जो हमारा कास्ट सिस्टम है, भारतीय जाति व्यवस्था, कैसे डेवलपमेंट हुआ है, बहुत अंदर हम नहीं जाएंगे। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, स्वतंत्रता के पहले से ही चल रही थी चीज़ें कुछ कुछ रिजर्वेशन को लेके। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या व्यवस्थाएं हैं आरक्षण से जुड़ी हुई। तब उसके बाद आरक्षण के क्या डायमेंशन, क्या आयाम हैं। तो नौकरियों में आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब जो है या सर्विस कहें उनमें रिजर्वेशन है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या शैक्षणिक संस्थाओं में रिजर्वेशन दिया गया है। संसद और विधान मंडलों में, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वहाँ रिजर्वेशन की व्यवस्था है। निजी क्षेत्र में आरक्षण या प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन एक काफ़ी चर्चित मुद्दा रहा है हमारे देश में, स्पेशली एलपीजी की नीतियों के संदर्भ में। रिसेंटली आप देखेंगे तो स्थानीय लोगों के लिए कोटा निर्धारित करना सबसे रिसेंट और चर्चित इशू है। इनफैक्ट हम जो ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी देखें आप हरियाणा में 2-4-6 दिन पहले स्थानीय लोगों के लिए जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें 75% कोटा तय करने के लिए मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है। अब विधेयक लाएंगे वो। उसके पहले आंध्र प्रदेश में हो चुका है। कोरोना के दौर में बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है ये, स्थानीय लोगों के लिए कोटा निर्धारण। तो ये एक सबसे रिसेंट इशू आरक्षण से जुड़ा हुआ। उसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, ये बड़ा चर्चित मुद्दा हाल फिलहाल में रहा है हमारे देश में। तो ये तो डिफरेंट डायमेंशन हैं रिजर्वेशन के। किस आधार पे आरक्षण हो, ये भी बड़ा एक विवादित और चर्चित मुद्दा रहा है हमारे देश का। तो जाति आधारित या कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन तो रहा ही है शुरू से, लेकिन उसके अलावा देखेंगे तो जेंडर बेस्ड या लिंग आधारित रिजर्वेशन, महिलाओं को भी अब हम आरक्षण दे रहे हैं। धर्म या रिलीजन बेस्ड आरक्षण भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में प्रयास हुए हैं। केंद्र सरकार ने भी मुस्लिमों के कई जातियों को ओबीसी का दर्जा दिया है, तो है ही। और स्पेशली धर्म के नाम पे आरक्षण भी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में एफर्ट किए गए। उसके अलावा देखेंगे तो आर्थिक आधार पे आरक्षण जो केंद्र सरकार ने किया है, 103वां संविधान संशोधन 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए रिजर्वेशन। तो आर्थिक आधार पे भी अब आरक्षण की व्यवस्था हो गई है हमारे देश में संविधान संशोधन के माध्यम से।
उसके अलावा देखेंगे तो जो हैंडीकेप्ड हैं, विकलांग या दिव्यांग लोग, उनके लिए भी रिजर्वेशन 3% रिजर्वेशन हम देते हैं अपनी यहाँ सेंट्रल सर्विसेज में ही। देखिए आप 3% रिजर्वेशन है। 1995 में निःशक्त जन अधिनियम बना था, उसके माध्यम से रिजर्वेशन दिया है हमने हैंडीकेप्ड को। और कई सारे आधार हैं रिजर्वेशन के, भूतपूर्व सैनिक हैं या आजकल शहीदों के परिवार के लिए भी, तो कई और कैटेगरीज भी हैं जिसके बेस पर रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों आरक्षण जरूरी है, उसका औचित्य क्या है, उसकी समीक्षा एग्जामिन करें, वैल्यूएट करें, पॉजिटिव नेगेटिव, पक्ष विपक्ष में तर्क क्या है, फेवर में, उसके अगेंस्ट, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है रिजर्वेशन के संदर्भ में, रिसेंट इश्यूज क्या है आरक्षण से जुड़े, तो वो रिसेंट पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन इन प्रमोशन, स्थानीय कोटा। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल में कहा है कि आरक्षण कोई मूल अधिकार नहीं है, चर्चित मुद्दा है। तो ये सब कुछ जो रिसेंट इशू हैं यहाँ से जुड़े हुए, और बाकी तो हमने कहा कि एक ऐसा इशू है कि हमारे देश का चुनाव का इतना बड़ा इशू, वोट बैंक की राजनीति की, ये हमेशा चर्चित और विवादित हमेशा रहता है। इससे जुड़ा कुछ ना कुछ इशू तो हमेशा हम अपने देश में देख सकते हैं। तो ये इतने डायमेंशन जिनकी हमें बात करनी है, समझ सकते हैं आप कि 1 घंटे का समय है हमारे पास, 1 सवा 1.5 घंटा, जो भी जितना हम लोग बात करते हैं, इतने सारे डायमेंशन हैं। 2-2 मिनट भी हम एक एक इशू पे आपसे बात करेंगे तो 1-1.5 घंटा हमारे लिए कम होगा। अपने आप में सब सेपरेट इशू हैं। पदोन्नति में आरक्षण पूरा अपने आप में एक इशू है, निजी क्षेत्र में आरक्षण पूरा इशू है अपने आप में, आर्थिक आधार पे आरक्षण, स्थानीय कोटा, सब अपने आप में एक सेपरेट इशू हैं जिन पे अगर हम प्रॉपर डिस्कशन करने जाएं तो एक एक टॉपिक पे कम से कम 1.5 घंटा डिस्कशन जरूरी है। अब उतना डिटेल अगेन ना समय है, और शायद बीपीएससी के लिए उतनी डिटेल ज़रूरत भी नहीं है आपको कि अब पदोन्नति में आरक्षण पे आपसे पूरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या निजी क्षेत्र में आरक्षण या आर्थिक आधार पे। वो प्रश्न ओवरऑल ही होगा आरक्षण या रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ। हाँ, यूपीएससी में फिर अब ये सारे डिफरेंट इशू हमने कहा अपने आप में पूरे टॉपिक होते हैं। निबंध का टॉपिक है आरक्षण, तब चूंकि निबंध वाला पेपर भी आपके यहाँ नहीं है, तो इसलिए अब उस लिहाज से भी उतना डिटेल आपको ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। तो ओवरऑल एक आइडिया, एक व्यू हम देंगे कि अगर 600 शब्द में, तो जितना मैंने कहा, जितने टॉपिक मैंने आपको बताया, सब पे आप 4-4 लाइन लिखिएगा तो कब 600 शब्द पूरे हो जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा। तो देखें सबसे पहले अगेन लोकतंत्र या डेमोक्रेसी मतलब आप जानते हैं लोगों का शासन, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जनता की भागीदारी हो। और क्यों हमें जनता की भागीदारी करनी है, तो हम बात कर रहे थे कि जनता के मूल अधिकार और स्वतंत्रताएं, फंडामेंटल राइट्स और राइट टू फ्रीडम, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनकी रक्षा करनी होती है। लोगों का शासन हो तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के जो मूल अधिकार हैं, स्वतंत्रताएं हैं, उनकी ज़्यादा बेहतर तरीके से रक्षा हो पाएगी, लोगों को वो अधिकार मिल पाएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो इसीलिए बेसिकली हमें लोकतंत्र चाहिए या डेमोक्रेसी। हम अपने देश की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारे यहाँ भी लोगों को बहुत सारे अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई हैं, और इनफैक्ट हम देखते हैं कि हम भारत के लोगों ने ही अपना संविधान बनाया है, उसे स्वीकार किया है, उसे अंगीकार किया है। हम भारत के लोगों के जो मूल अधिकार हैं वो सर्वोच्च हैं, उनकी रक्षा के लिए एक सुप्रीम कोर्ट भी है।
आपातकाल परिस्थितियां छोड़ दी जाएं 352 वगैरह, तो कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जहां सरकार हमारे मूल अधिकार हमसे छीन पाए। इतना हमने प्रमुखता दी है मूल अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को। उन्हीं अधिकारों में एक अधिकार देखें आप तो, राइट टू इक्वलिटी या समता का अधिकार है, आर्टिकल 14। और कहीं ना कहीं जो ये हमारा टॉपिक है रिजर्वेशन वाला या आरक्षण वाला, वहीं से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 14 से 18 आप पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, उसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, ये व्यवस्थाएं की गई हैं। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, और राजा हो या रंग, अमीर या गरीब, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ फिर ये आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। आर्टिकल 15 में आप देखते हैं कुछ आधार लिखे गए, धर्म, जाति, वर्ण, जिनके नस्ल जो भी लिखे गए हैं वो प्री के फैक्ट की, जिनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर अपवाद भी हैं, उसके एक्सेप्शन भी हैं कि सरकार महिलाओं बच्चों के लिए विशेष प्रयास कर सकती है, तो वो उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सामाजिक शैक्षणिक रूप से सोशियो या एजुकेशनल बेस पर जो लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, उनके लिए सरकार कुछ विशेष प्रयास करेगी, तो वो इस अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। यहीं से देखिए यह मुद्दा निकला है रिजर्वेशन या आरक्षण का, कि जो सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं उनके लिए सरकार चाहे तो विशेष प्रयास कर सकती है। और यहाँ ध्यान रखना है, शब्दों पे लिखा है कि सरकारें चाहें तो विशेष प्रयास कर सकती हैं। सरकार के ऐसे प्रयासों को हम समता के अधिकार का उल्लंघन नहीं मानेंगे। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा है कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार आप देखते हैं कि न्यायालय द्वारा लागू होने योग्य हैं, सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। और यहाँ जो ये आर्टिकल 15-16 की लैंग्वेज देखें, वहाँ लिखा है कि सरकारें चाहें तो प्रयास कर सकती हैं। मतलब अगर सरकारों को ऐसा आभास होता है कि ये लोग सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हैं, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है नौकरियों में इनका, तो सरकारें इनके लिए विशेष प्रयास मतलब आरक्षण की व्यवस्था कर सकती हैं। अगर उन्हें लग रहा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है तो नहीं भी करें। हम कोर्ट जाएं और कहें कि सरकार पे दबाव डालो कि उसे तो आरक्षण देनी पड़ेगा, कैसे नहीं देगी? ये तो लिखा है मूल अधिकार में। मूल अधिकार में ये लिखा है कि सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है। मतलब हम सरकार को रोकेंगे नहीं, लेकिन हम सरकार को डंडा मार के कहेंगे भी नहीं कि नहीं तुम आरक्षण दो। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करी है कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। जो पदोन्नति में हम कोटे की बात कर रहे हैं, नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो ये फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने 2012 में नौकरियों में SC/ST को आरक्षण दिए बिना भर्तियां की थी, मामला कोर्ट में आया था। उस संदर्भ में भी 2019 में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया। हाँ, क्या कह रहे थे? हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए तो बाकी लोगों को आवाज आ रही है, जिसको नहीं आ रही वो थोड़ा सा देखें अपने मोबाइल को उलट पुलट करके कि क्यों आवाज नहीं आ रही है। मेरी तरफ से दिक्कत नहीं है क्योंकि बाकी सबको आ रही है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र में मूल अधिकार स्वतंत्रताएं सर्वोच्च होती हैं। हमारे देश में भी हमने लोकतंत्र अपनाया तो मूल अधिकार स्वतंत्रताओं के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई। वहीं से ये आरक्षण या रिजर्वेशन का इशू निकला है। एक तरफ हम समता के अधिकार की बात करते हैं, राइट टू इक्वलिटी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ विशेष व्यवस्थाओं को भी करने की छूट दी गई है सरकारों को। लेकिन ये सरकारों की मर्जी है कि अगर उन्हें जरूरी लगता है तो वैसा कर सकती हैं। उसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में कहा है कि नौकरियों में आरक्षण, पदोन्नति में कोटा तय करना ये मूल अधिकार नहीं है।
उसी को लेके विवाद हुए हैं हमारे देश में रिसेंटली। सरकार पे दबाव पड़े, विपक्ष ने आरोप लगाया, आलोचनाएं की कि सरकार ने अपना पक्ष सही तरीके से नहीं रखा, या अगेन वही इशू हो गए कि सरकार तो आरक्षण खत्म करना चाहती है। वो जो कहावत सीए से लेके हर जगह आप देख रहे हैं कि कौआ कान लेके उड़ गया, तो आप कौए के पीछे भागो, कान नहीं देखना है कि कान है कि नहीं है, बस कौआ कान लेके उड़ गया तो कौए के पीछे भागो। इतनी अकल तो है नहीं हम लोगों के देश में, 138 करोड़ जो आबादी है, कि भैया पहले कान तो देख लो कि है कान की नहीं है। अब इतनी ही समझो कि क्या संवैधानिक व्यवस्था है, क्या सरकारों की मर्जी है, क्या बाध्यता है, तो फिर तो कहनी क्या, कब का हम अमेरिका बन जाएं, उससे आगे निकल जाएं। उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं, उसी का तो नेता फायदा उठाते हैं और फिर हमें नचाते हैं आगे पीछे भेड़ की तरह। अपने मर्जी के मुद्दे क्रिएट कर देते हैं, उसी आधार पर चुनाव हो जाते हैं पूरे हम लोगों के देश में, और हम लोग बस उनके आगे पीछे हाँ में यहाँ करके घूमते रहते हैं, डोलते रहते हैं। लोकतंत्र में स्पेशली आप देखेंगे, हम पढ़ते हैं कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र नहीं होता कि बस 5 साल में एक बार जाओ, 18 साल से ऊपर के हो गए तो वोटर कार्ड दिखा के अपना बटन दबाया और वोट डाल दो और हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र का सामाजिक आर्थिक आयाम भी होती है, सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन भी होता है, जो यही कहता है कि वो चाहे हम अमीर हों गरीब हों, चाहे हम सामाजिक रूप से अगड़े हों पिछड़े हों, चाहे किसी धर्म के किसी जाति के हों, उस आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समानता होगी। उसी आधार पे हमने कहा समता के अधिकार की हमने व्यवस्था की है, तो वास्तव में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र लाना है। लोकतंत्र का ये जो सामाजिक आर्थिक आयाम है, बेसिकली वहीं से हम बात कर रहे हैं कि ये रिजर्वेशन का इशू निकला है। भेदभाव नहीं करेंगे, समता का अधिकार। और दूसरी तरफ आप सुनते हैं, कहा जाता है कि आरक्षण सकारात्मक भेदभाव है, पॉजिटिव पार्शियलिटी। जो लोग पिछड़े हैं सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से, उन्हें हम समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उन्हें आगे लाने के लिए ये आरक्षण दे रहे हैं, तो भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन ये नकारात्मक नहीं, नेगेटिव नहीं, बल्कि पॉजिटिव या सकारात्मक भेदभाव करते हैं हम, और इसलिए इसका औचित्य है, ये उल्लंघन नहीं कहलाता कहीं से भी संविधान का। एक तरफ आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समता की व्यवस्था की गई है, जहां सबके साथ समानता, वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो विधियों के समान संरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इक्वल प्रोटेक्शन, विधियों का समान संरक्षण। दोनों में अंतर आप पढ़ते हैं अलग से पॉलिटी में, कि विधियों के समान संरक्षण का मतलब है कि समान परिस्थिति वालों के लिए समान कानून होने चाहिए, लेकिन परिस्थितियां अगर भिन्न हैं तो फिर भिन्न कानून बनाए जा सकते हैं। विधि के समक्ष समता कहती है कि जो एक कानून हमने बना दिया, उस कानून के सामने सभी लोग समान होंगे, राजा रंक अमीर गरीब हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। जो भी कानून हमने बना दिया, वो घरेलू हिंसा कानून हो वो और भी कानून, सब इक्वल है, सब समान है। और विधियों का समान संरक्षण कहता है कि समान परिस्थिति है तो समान कानून, और भिन्न परिस्थिति है तो भिन्न कानून। जिसमें हम प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को सबसे अच्छा उदाहरण देखते हैं कि आयकर की अलग अलग स्लैब हमने बनाई हुई हैं, तो भाई समान परिस्थिति वालों के लिए एक जैसा, परिस्थिति अलग है तो अलग। जिनसे 30% इनकम टैक्स ले रहे हैं वो जाके कोर्ट कह नहीं भेदभाव हो रहा, समता के अधिकार का उल्लंघन है, तो नहीं मानते हम उल्लंघन। क्यों? क्योंकि विधियों के समान संरक्षण की भी व्यवस्था है। 2 लाख कमाई 10 लाख कमाई वाले की परिस्थिति एक जैसी नहीं है, तो फिर कैसे वो उम्मीद कर रहा कि एक जैसा कानून होगा उसके लिए। वहीं से देखिए ये रिजर्वेशन है, SC ST और जनरल कैटेगरी की परिस्थिति तो एक जैसी नहीं है, तो फिर एक जैसे कानून की एक जैसे व्यवहार की उम्मीद हम कैसे करें और क्यों करें। जो भी सो कॉल्ड अगले पिछड़े हमारे समाज के जातियां हैं, तो जिनका प्राचीन काल से जाति व्यवस्था के आधार पर शोषण होता रहा है, अत्याचार होता रहा है, वो पिछड़ गए हैं। अब उनकी परिस्थितियां और जो सो कॉल्ड हमने कहा कि अगड़ी जातियां हैं, उनकी परिस्थितियां अब सेम तो नहीं है। परिस्थिति अलग अलग है तो फिर व्यवस्थाएं भी अलग अलग होनी चाहिए, कानून भी अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग परिस्थिति के लोगों के लिए एक जैसे कानून कैसे? वही जो हम बात कर रहे थे कि
वन साइज फिट फॉर ऑल, ये कैसे चलेगा सिस्टम? सबके लिए अलग अलग हो सकता है, मतलब एक जैसी सिचुएशन तो एक जैसा कानून, तो बात समझ में आएगी। तो एक तो यहां से ध्यान रखना है कि ये जो रिजर्वेशन का इशू है निकला है पूरा, लोकतंत्र, समानता, स्वतंत्रता के अधिकार, वहां समानता का अधिकार हमारे संविधान में, राइट टू इक्वलिटी, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, और वहां फिर जो पिछड़े हैं सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से, उनके लिए विशेष व्यवस्थाओं का अधिकार है सरकारों के पास। दूसरी बात जो ध्यान रखें, राज्य के दो रूप होते हैं, एक को हम कहते हैं नियामकीय राज्य या रेगुलेटरी स्टेट, और दूसरे को कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट। यहां से आपको इस टॉपिक को जोड़ना है। बिफोर इंडिपेंडेंस रेगुलेटरी स्टेट था, जिसमें सरकार केवल 3 काम करती थी, रेवेन्यू कलेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियरी। राजस्व का संग्रह, कानून व्यवस्था का प्रशासन और न्याय प्रशासन। पुलिस स्टेट कहा जाता था, इसमें सरकार को जनता के कल्याण विकास से मतलब नहीं होता था। लेकिन जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट को अपनाया, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, इसका मतलब होता है जनता का समावेशी विकास, होल डेवलपमेंट, सबका विकास, सभी क्षेत्रों में विकास, हर आंख से आंसू पहुंचना। महात्मा गांधी कहते थे वेलफेयर स्टेट मतलब हर आंख से आंसू पहुंचना, हर आदमी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उनकी आंख से बहने वाला हर आंसू महत्वपूर्ण है। सबके कल्याण विकास की चिंता करेंगे हम, सबकी तरक्की विकास के लिए प्रयास करेंगे हम। तो लोक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ही कहता है सबका विकास और सभी क्षेत्रों में विकास, सबका साथ और सबका विकास भी देखें आप तो बेसिकली वो उस वेलफेयर स्टेट की ही देन है, वहीं से निकला है। सबका विकास करना है हमें, पूरे 138 करोड़ आबादी अगर आज की डेट में हमारे देश की है तो सबका विकास करना है। और पूरे 138 करोड़ एक जैसे नहीं हैं, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ अगड़े हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ सामाजिक रूप से, कुछ शैक्षणिक रूप से, कुछ आर्थिक रूप से। भाई विविधता है हमारे देश में इतनी ज्यादा। तो जो पिछड़े हैं उनके लिए विशेष प्रयास करने हैं। जो फिर हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 15-16 में आप देखिए, तो जो पिछड़े हैं उन्हें संविधान सरकार को अधिकार देता है कि उनके लिए विशेष प्रयास करे। तो वेलफेयर स्टेट, हम जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना देखें आप, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स या नीति निर्देशक तत्व देखें, उसमें लोक कल्याणकारी राज्य, समाजवादी समाज, वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट सोसाइटी, इनकी स्थापना पर जोर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक न्याय, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करते हैं। और उसका मतलब ये कि जो लोग पिछड़े रह गए हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए सरकार कुछ स्पेशल एफर्ट करे ताकि बाकी लोगों के समकक्ष आए। अदरवाइज सरकार जो योजनाएं चला रही, जो कार्यक्रम चला रही, जो विकसित लोग हैं, जातियां हैं, वो उन योजनाओं कार्यक्रमों का फायदा ले जाएंगे। जो पिछड़े हैं वो तो पिछड़े हैं और पिछड़ जाएंगे, वो उन योजनाओं कार्यक्रमों का फायदा नहीं मिलेगा उन्हें। तो उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने हैं, और विशेष प्रयास का ही तो परिणाम है रिजर्वेशन या आरक्षण। हम नौकरियों में आरक्षण दे दें, हम संसद में विधानमंडलों में आरक्षण दे दें, हम स्कूलों कॉलेजों में आरक्षण दे दें, जहां संभव है हम दे दें रिजर्वेशन। उसके माध्यम से उनके विकास के, उनके तरक्की के प्रयास करें, बाकी लोगों के समकक्ष लाने के प्रयास किए जाए उन्हें। तो आपको वेलफेयर स्टेट से जोड़ना है।
यहीं से निकले हैं ये कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन या आरक्षण, सकारात्मक भेदभाव। अब थोड़ा सा अगर आरक्षण पे आ जाएं हम लोग, आरक्षण पे आ जाएं तो आरक्षण का अर्थ देखें। आरक्षण पे ही थे अभी तक, हम तो उसी की ही बात कर रहे हैं। पूरी डिफरेंट डायमेंशंस हम पढ़ाते हैं आपको कि कितने अलग अलग आयाम हैं टॉपिक के। तो आरक्षण का, रिजर्वेशन का अगर अर्थ या मीनिंग देखेंगे, शब्द से ही अर्थ निकालेंगे। आरक्षण मतलब अपने स्थान को सुरक्षित करना, अपना स्थान सुरक्षित करना ही आरक्षण कहलाता है। देखिए हम ट्रेन में एक रिजर्वेशन, वहां भी वही वर्ड यूज होता है, रिजर्वेशन हो गया ट्रेन में, आरक्षण हो गया। मतलब क्या कि एक सीट, एक बर्थ हमने सुरक्षित कर ली अपने लिए, अगले महीने जाना है या आना है या कुछ भी। बस से जा रहे कहीं तो रिजर्वेशन करवा लिया, मूवी हॉल में मूवी देखने जा रहे, अब तो पता नहीं किस जमाने की बातें हो गई ये सब। आपको लग रहा होगा सर मजाक कर रहे, दुखती रख पे हाथ रख रहे कि मूवी हॉल और ये सब बातें कर रहे। तो एक टिकट हमने बुक कर दिया, मतलब रिजर्वेशन कर दिया, सीट रिजर्व हो गई हमारी। तो मतलब अपना एक स्थान हमने सुरक्षित कर दिया, आरक्षण है। यहाँ भी मतलब तो वही है, अपना स्थान सुरक्षित करना। तो नौकरियों में स्थान सुरक्षित हो जाए, संसद में कुछ सीटें सुरक्षित हो जाएं, विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित हो जाएं, कॉलेजों में पढ़ने जाएं तो वहां कुछ सीटें रिजर्व रहें, सुरक्षित हो जाएं। तो बस यही आरक्षण है। मतलब बाकी लोगों के लिए सीट पाने के कुछ अलग मापदंड हो, अलग योग्यताएं हो, और कुछ जो ये रिजर्व सीटें हैं उनको हम थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दें, उनके लिए मानदंडों में कुछ छूट या ढील दे दें। जनरल कैटेगरी के लोग अगर 100 नंबर लाएं तो प्री पास करें, रिजर्वेशन है तो हम उनको 90 नंबर पे पास कर दें या 85 पे पास कर दें। तो मतलब उनके लिए कुछ योग्यताओं में, मापदंडों में कुछ छूट दे दी जाए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी हो, ताकि उनके लिए भी कुछ स्थान आरक्षित, कुछ स्थान सुरक्षित हो सके। अदरवाइज वो पिछड़े हैं, वो कभी बाकी लोगों के साथ कंपीट ही नहीं कर पाएंगे, तो वो और पिछड़ जाएंगे। तो उनके लिए, जो पिछड़े हैं, उनके लिए कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए जाएं, कुछ उसके लिए योग्यताओं, मापदंडों में ढील दे दी जाए। इसी को आरक्षण या रिजर्वेशन की संज्ञा दी जाती है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करें, फैक्ट है, अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं है, जो भी चीज़ें हैं 1874 में आप देखेंगे, 1874 में सबसे पहले मैसूर राज्य में ये आरक्षण हुआ था। वहाँ से हम शुरुआत मानते हैं। 1874 में मैसूर राज्य में 20% सीटें ब्राह्मणों के लिए आरक्षित की गई थीं और 80% सीटें नॉन ब्राह्मण, गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षित की गई थी। और वहां से निम्न स्तरीय जो पद थे, लोअर लेवल की कुछ जो पोस्ट होती थी मैसूर राज्य में, वहां ऐसा हुआ था कि 20% ब्राह्मण्स के लिए, 80% नॉन ब्राह्मण्स के लिए। वहां से शुरुआत। फिर हंटर आयोग देखें, फिर उस तरह से 1902 में ब्रिटिश सरकार ने कुछ पदों के लिए कर दी थी व्यवस्था आरक्षण की। 1921 में मद्रास राज्य में व्यवस्था हुई थी आरक्षण की। तो इस तरह से ये बिफोर इंडिपेंडेंस या कहें ब्रिटिश शासन काल से ही कुछ कुछ काम हुए थे आरक्षण के, किसी किसी रियासत में या स्टेट में। जब हम स्वतंत्र हुए, स्वतंत्र भारत का संविधान बना, तो मैंने बताया ही कि डेमोक्रेसी, वेलफेयर स्टेट, सोशलिस्ट सोसाइटी, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, इन सारी चीज़ों पे बल दिया हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल राइट्स के इतने सारे प्रावधान कर दिए, राइट टू इक्वलिटी की व्यवस्था की। लेकिन हम ये भी जान रहे थे कि
सारे लोग एक जैसे नहीं हैं, उनकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं, तो उसी राइट टू इक्वलिटी में ही हमने जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं करने की भी सरकारों को छूट दे दी, और वहीं से फिर ये आरक्षण शुरू हो गया हमारे देश में। तो ये तो एक संक्षेप में उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या ऐतिहासिक विकास है। आरक्षण की आवश्यकता क्या है, तो वो आप जान रहे हैं, इंडियन कास्ट सिस्टम, भारतीय जाति व्यवस्था भारतीय समाज में बहुत गहराई से जड़ें जमाई हुई है। स्पेशली हिंदू धर्म में बड़े प्राचीन काल से, मनु स्मृति वगैरह के जमाने से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाला जो कॉन्सेप्ट आया, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, जो भी अपर लोअर कास्ट या उच्च जातियां, नीच जातियां जैसी चीजें शुरू हुई हमारे देश में हिंदू धर्म में, उस जाति व्यवस्था की वजह से, और वहीं से भेदभाव शुरू हुआ कि जो सो कॉल्ड तथाकथित अपर क्लास है उनको नौकरियां मिलें, उच्च पदों पे वो जाएं, जो तथाकथित लोअर क्लास हैं वो कुछ पर्टिकुलर काम ही करें, उन्हें ना नौकरियों में ऊंचे पदों पे भर्ती किया जाए, ना और दूसरे महत्वपूर्ण कामों पे। वहीं से धीरे धीरे ये प्राचीन काल से चला सिस्टम, पिछड़ी जातियां पिछड़ती गईं। जब स्वतंत्र हुए तो फिर हमारी जिम्मेदारी थी कि भाई लोकतंत्र है, हमने कहा हमें तो सबके साथ समानता का व्यवहार करना है। अब समानता का मतलब ये तो नहीं है कि जो एक मर रहा है तो हम कहें नहीं, वो तो कानून है, एक जैसा है सबके लिए। तो उसके लिए तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, उसके अपलिफ्टमेंट के, उसके विकास के, उसके उन्नयन के। तो मेनली वो जो खलनायक कहा जाए जाति व्यवस्था, आप जानते हैं कि कितना वो जाति व्यवस्था हिंदू धर्म के और कुछ कर्मकांड, आडंबर, उन्हीं सब चक्करों में भगवान बुद्ध हों, महावीर हों, फिर अंबेडकर हों, कितने सारे लोगों ने कितने विरोध किए, विद्रोह किए और अलग धर्म बनाया, अलग धर्मों के हिस्से बने। वो तो ये तो आप देखते ही हैं कि कितनी खतरनाक एक बीमारी रही है हमारे समाज की। उसी ने ये अगड़ा पिछड़ा किया है, कुछ को विकास के मौके दिए हैं, कुछ को विकास से वंचित कर दिया है। और उसी असमानता को पाटने के लिए हमें जरूरत पड़ी है आरक्षण या रिजर्वेशन की। मूल और मूलभूत सबसे बड़ा कारण वही है इंडियन कास्ट सिस्टम या जाति व्यवस्था और जातियों के आधार पर किए गए भेदभाव। तो थोड़ा सा आवश्यकता उसकी। और फिर उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या संवैधानिक स्थिति देखें। फैक्चुअल है, बहुत सारे अनुच्छेद। आर्टिकल 15 मैंने बताया, आर्टिकल 15 जहां समानता की बात करता है, कुछ आधार लिखे गए हैं उसमें। अब उतने फैक्ट मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, वो सब फैक्चुअल चीज़ें आप देखेंगे तो आर्टिकल 15 है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर लिखा है अपवाद, उसका एक्सेप्शन है। आर्टिकल 15(3) आप देखें, 15(3) तो है उसमें कि राज्य महिलाओं, बच्चों के लिए कर सकता है विशेष प्रावधान, वीमेंस के लिए, चाइल्ड्स के लिए कर सकता है। 15(4) देखें, 15(4) उसका देखें तो उसमें है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, जो सोशियो और एजुकेशनल आधार पे, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं हो सकती हैं। तो यहीं से ये मुद्दा है आरक्षण का। फिर उसी तरह से अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 आप देखते हैं, उसमें जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें लिखा है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में भेदभाव नहीं, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता,